अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बाजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हमने ब्लड को स्टार्ट किया हुआ था और ब्लड के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इन वेरी डिटेल विद हैविंग लोड्स ऑफ डाटा। ओके, सो प्लेटलेट का जो एक और टॉपिक जो था, जो हमारा वहां पिछली वीडियो में रह गया था और उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग मेथड्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग फर्स्ट। दूसरा इसमें हम करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर दैट आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और आई थिंक जो आपकी बुक्स के अंदर जो कंफ्यूजन वे में दे रखा है उससे थोड़ा सा रिकवर करके मैंने इसको यहाँ पे देने की कोशिश की है। तो प्लीज नोटबुक के साथ हर एक स्टेप को नोट कीजिएगा, हर एक स्टेप को नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। क्लियर भाई? चलो चलते हैं, हम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ऑलरेडी हमने जब ब्लड प्लेटलेट्स किए थे तो मैंने कहा था प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट्स के दो फंक्शन होते हैं। पहला तो होता है ब्लड वेसल रिपेयरमेंट में और दूसरा होता है दैट हैविंग द सिंथेसिस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 3। इट मींस दे आर प्रोड्यूसिंग द थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या रोल है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, वो इसमें हम अब डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए कि रियल में ब्लड क्लॉटिंग होती कहाँ है, क्या है ये। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई चोट लगती है तो वो जो ब्लड होता है जो एक्सपोज हुआ है, आफ्टर फ्यू टाइम्स वो क्या होता है, क्लोट हो जाता है। उसकी जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है और उस ब्लड की जो मूवमेंट रुक गई है उसके अंदर से जो उसका मूवमेंट का रुकना, उसका मॉइस्चर का खत्म होना, दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? स्टॉप ऑफ द ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द कट या वाउंड, दैट इज नोन एज द ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग में हम आपको टाइम बताते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारा ब्लीडिंग टाइम जो है एक पर्टिकुलर वाउंड से 1 to 3 मिनट का है, तो उसको ब्लड क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है? लगभग 2 to 8 मिनट लगते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं पहले कि क्या हमेशा ब्लड क्लॉट बाहरी होता है बॉडी के या अंदर भी होता है। तो उसके बेसिस पे अभी हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ब्लड क्लॉट टाइप इन द बॉडी। ब्लड वेसल के अंदर भी वेरियस टाइप्स के क्लॉट बनते हैं एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट जो होता है वो होता है थ्रम्बस क्लॉट और दूसरा होता है इसके अंदर एम्बोलस क्लॉट। थ्रम्बस क्लॉट जो होता है वो स्टैटिक क्लॉट होता है, एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल के अंदर जाके क्लॉट बन गया और वो क्लॉट वही है। ओके, तो थ्रोम्बस क्लॉट जो होता है वो स्टैटिक होता है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती क्योंकि एक ही जगह पे वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, बन जाता है और ब्लड वेसल को स्टॉप कर देता है। लेकिन जो एम्बोलस क्लॉट होता है वो मूविंग क्लॉट होता है। क्लॉट बन गया है ब्लड वेसल में, अब वो मूव करता रहता है और वो मूव होकर के कहीं भी जाकर के और मल्टीपल टाइप ऑफ द क्लॉट बना सकता है। तो इसलिए जो एम्बोलस क्लॉट होता है वो लिटिल बिट ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू द थ्रोम्बस क्लॉट। ओके, जो थ्रोम्बस क्लॉट होता है वो छोटा होता है, फिर बड़ा 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 और भी ज्यादा बड़ा होकर के कंप्लीटली ब्लड वेसल को ब्लॉक ही कर देता है और इसीलिए वहां पर्टिकुलर ब्लड वेसल को फिर वहां से कट करके उस क्लॉट को रिमूव किया जाता है या फिर उसको डिसॉल्व करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ द मेथड्स यूज किए जाते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें ये जो ब्लड क्लॉट होता है इजीली ऑब्जर्व हो जाता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड क्लॉट बना है, तो हमें वहीं पर ही उसका इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू हमें उसको रिमूव करना होता है। लेकिन जो एम्बोलस क्लॉट होता है, एम्बोलस क्लॉट तो मूविंग होता है, ये कहीं भी जाकर के फंस जाता है और कहीं पर भी मल्टीपल टाइप ऑफ द क्लॉट बना देता है। ओके, तो एम्बोलस क्लॉट जो होता है वो हार्मफुल होता है और थ्रोम्बस क्लॉट की अगर हम बात करें तो कई बार ये हमारे हार्ट की वेसल्स के अंदर भी बन जाता है और वहां पर इसको हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बस क्लॉट। ओके, और एक और टाइप का है इसमें, दैट इज द सिफेलिक क्लॉट। और जो ये सिफेलिक क्लॉट होता है ये बनता है हमारे ब्रेन के अंदर और ये पैरालिसिस को भी हमें कॉज कर सकता है। ओके भाई, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो एक कंप्लीट एंजाइम कैस्केड थ्योरी है। उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ स्टेप्स आपके नीट के अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं आते, बहुत ज्यादा स्टेप्स आगे बड़ी क्लासेस में आते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द एंजाइम कैस्केड थ्योरी दैट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट एंड इट इज गिवन बाय द मैकफार्लेन ने इसको डिस्कस किया था। मैकफार्लेन और उसके जो को-वर्कर्स थे उसने इस कंप्लीट कैस्केड थ्योरी को प्रूव किया था और उन्होंने ही इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 13
क्लॉटिंग फैक्टर्स को इस थ्योरी के अंदर इंक्लूड किया था। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ओके, सो सपोज कीजिए क्लॉट कैसे होता है, जैसे हमें कहीं पर्टिकुलर कट लगता है तो कट लगने के बाद में एकदम इंस्टेंट ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने के बाद में जो ब्लड की इतनी ज्यादा मूवमेंट थी, इतना ज्यादा फ्लो था, वो धीरे धीरे कम होता है और पर्टिकुलर जगह पे क्लॉट बन जाता है। अब यहाँ पे दो रोल होते हैं, एक एनवायरमेंटल रोल होता है, एक बॉडी के अंदर का रोल होता है। ओके, तो स्टेप फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है, जहां पे जो चोट लगती है वो इंजर्ड टिश्यू जो होता है वो रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर? और ये जो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं, ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए लिपोप्रोटीन। इट इज ए लिपोप्रोटीन। ठीक है, और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रिलीज होते ही जस्ट प्लेटलेट्स जो होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया की प्लेटलेट्स भी वहां पर इंजर्ड हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और वो भी रिलीज करती है एक दूसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट इज द एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। रियल में दोनों वही प्लेटलेट फैक्टर 3 है। ये बॉडी के इंजर्ड टिश्यू से रिलीज हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और एक लिपोप्रोटीन होता है, और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये फॉस्फोलिपिड इन फॉर्म होता है। इट इज फॉस्फोलिपिड। और ये दोनों के दोनों जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है पर्टिकुलर जगह के ऊपर जहां पे चोट लगी हुई है, ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड कैल्शियम। प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम की प्रेजेंस में एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन इज फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन इज फ्रॉम द डिसइंटीग्रेटेड प्लेटलेट्स। ये दोनों रिएक्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम की प्रेजेंस में एंड दे गिव राइज टू द प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। अब यहाँ पे एक एंजाइम बनता है एंड दिस एंजाइम इज एक्टिव हो जाता है, दिस इज प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। बट यू नो दिस इज एन इनएक्टिव एंजाइम क्योंकि प्रो लगा हुआ है। सो फिर क्या होगा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है ये फर्स्ट और सबसे पहले तो काम यही करता है, ये जो एक्टिव हिपैरिन होता है उसको इनएक्टिव कर देता है। हिपैरिन इज एंटीकोएगुलेंट, ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता, लेकिन अभी हमें क्लॉट बनाना है तो इसीलिए प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है वो हिपैरिन को इनएक्टिव करता है एंड इट इज इन एंटी हिपैरिन इन नेचर। क्लियर? उसके बाद में जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी होता है, और ये जो बना है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही ये सेकंड स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना। इसका मतलब थ्रोम्बिन मींस जो क्लॉट बनाने वाले जो रियल में फाइबर्स थे, जो प्रोटीन थे, वो अब क्या हो गए, एक्टिव हो गए। और जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है कैल्शियम की प्रेजेंस में, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर मोनोमर फॉर्म में फाइब्रिनोजन होते हैं वो इनसॉल्युबल, ये यहाँ पे सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल फाइब्रिनोजन मोनोमर के फॉर्म में होते हैं, और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, इनको पॉलीमराइज कर देता है, और पॉलीमराइजेशन से बहुत सारे फाइब्रिनोजन जो एंजाइम प्रोटीन है ये जुड़ जुड़ के पॉलीमराइज होकर के और क्या बना देते हैं, फाइब्रिन बना देते हैं। और फाइब्रिन रियल में मोटे मोटे धागे होते हैं, जिन धागों के अंदर ब्लड सेल्स जो हैं वो आपस में, और ये जो धागे कहां बन रहे हैं, जहां से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड निकलने वाले एरिया के ऊपर अब क्या बन गए हैं, फाइब्रिन बन गए हैं, और नीचे से अब पुशअप करेंगे ब्लड सेल्स, तो ये इन धागों के साथ ब्लड सेल्स जो है वो ऐड होकर के क्लॉट बन जाता है। ओके, सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। तो क्लॉट बनने में पहला 3 ही स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, और तीसरा फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में। जैसे ही फाइब्रिन बनेगा तो ब्लड सेल्स के साथ क्लॉट बन जाएगा। अब क्लॉट बन गया है वहां पे, लेकिन क्लॉट बनने के बाद में एक येलोइश टाइप का फ्लूइड जो है उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर ओजेस आउट होता है, एंड दैट इज द सीरम। ओके, सीरम क्या है, बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज सीरम। तो सीरम बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है। तो एक चीज को नोट कीजिएगा, ब्लड के अंदर से अगर हम कॉर्पस्कल्स निकाल दें तो जो बचा हुआ होता है वो प्लाज्मा होता है। ओके, अगर हम ब्लड के अंदर से कॉर्पस्कल्स निकाल दें तो बचा हुआ प्लाज्मा है, और अगर हम प्लाज्मा के अंदर से भी फाइब्रिनोजन और कुछ
लार्ज ब्लड प्रोटीन निकाल दे, एल्ब्यूमिन वगैरह, तो बचा हुआ सीरम होता है। इसका मतलब सीरम के अंदर ना ही कोई ब्लड कॉर्पसल्स है, ना ही फाइब्रिनोजन है। ओके, सो ब्लड माइनस कॉर्पसल्स इज इक्वल टू प्लाज्मा। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन एंड लार्ज ब्लड प्रोटीन का अगर हम रिमूवल कर दे, दैट इज इक्वल टू द सीरम, ए येलोइश ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ओके ओके भाई, और अब हम इसमें कर रहे हैं नेक्स्ट इज द क्लोटिंग फैक्टर क्या है, that are explained by मैकफार्लेन, 13 types of the different clotting factors। क्या क्या है इनके बारे में? These 13 clotting factor help in the clotting, first point। फिर next क्या है? These all are ultimately produced in the liver in the presence of vitamin K। Okay, and these are represented in the Roman। इसमें जो सेवंथ होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, वो ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है। अब मैं पहले इनके नाम लेते हैं, फिर इनको कैसे याद करना है वो भी इनके निमोनिक्स हम इसमें देखते हैं। ओके, प्लेटलेट फैक्टर फर्स्ट की अगर हम देखें तो दैट इज अ फाइब्रिनोजन। प्लेटलेट फैक्टर जो सेकंड है वो है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन को हमने पढ़ा है, प्रोथ्रोम्बिन को पढ़ा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को पढ़ा है, कैल्शियम को पढ़ा है। ओके, तो ये बेसिक जो है ये बेसिक इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर 1 इज फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 इज कैल्शियम। ये आपको मस्ट 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 याद ही होने चाहिए, इसके आगे वालों के लिए निमोनिक्स होते हैं। ओके, फिर फैक्टर जो 5 होता है वो है प्रो एक्लेरिन, या इसको लिबाई फैक्टर भी बोलते हैं। जो 6th है वो है एक्लेरिन, और 7th जो होता है, जो 7th है वो है प्रो कन्वर्टिन या स्टेबलिंग फैक्टर। उसके बाद 8 जो है AHG, इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन, या और ये वाला जो फैक्टर 8 होता है ये हीमोफिलिया ए के अंदर एब्सेंट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद में फैक्टर 9 पे आते हैं, दैट इज द क्रिस्मस फैक्टर, या इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर भी हम बोलते हैं। क्रिस्मस फैक्टर से इसका क्वेश्चन आता है फैक्टर 9 का। फिर फैक्टर 10 पे आते हैं, दैट इज द स्टॉल्ट फैक्टर। 11th जो है दैट इज द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, इसके पास सीडेटिंग प्रॉपर्टी, रोकने की प्रॉपर्टी होती है। फैक्टर 12 की अगर हम बात करें तो ये होता है हैगमैन फैक्टर, एंड इट इज आल्सो बिकम एक्टिव बाय द फ्रिक्शन। अगर पर्टिकुलर चोट के ऊपर फ्रिक्शन होती है तो उसमें उस टाइम ये एक्टिव हो जाता है, दैट इज द हैगमैन फैक्टर। और फैक्टर 13 जो होता है वो है FSF, एंड दैट इज द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब इसको लोकिलुवार्ड फैक्टर भी बोलते हैं फैक्टर 13 को। अब हम ये ट्रिक देखते हैं कि इनको सभी को याद कैसे किया जाए सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में याद करने के लिए आपको एक थोड़ा सा स्टोरी ये दिमाग में फिट करनी होगी कि बिफोर द क्रिसमस बहुत सारे फुलिश लोग जो हैं वो लंबी लंबी पहाड़ियां स्लोप्स को चढ़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन आफ्टर द क्रिसमस दे बिकम फॉल। ओके, तो इसमें आपको जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप। जो मूर्ख लोग होते हैं वो बड़े स्लोप्स को चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आफ्टर क्रिसमस उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो फैक्टर 1 के लिए जो है वो फुलिश है, फैक्टर 2 के लिए पीपल है, फैक्टर 3 के लिए ट्राई है, फैक्टर 4 के लिए क्लाइंबिंग है, फैक्टर 5 के लिए लॉन्ग है, फैक्टर 7 के लिए स्लॉप्स है, फैक्टर 8 के लिए आफ्टर है, 9 के लिए क्रिसमस है, 10 के लिए सम है। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा बेटा, 9 वाला क्रिसमस फैक्टर है तो उसके सामने क्रिसमस आना ही चाहिए। ओके, 10 के सामने सम है, फिर उसके बाद 11 के पास है पीपल, 12 के पास है हैव, और 13 के पास है फॉलन। फुलिश फॉर फाइब्रिनोजन, पीपल फॉर प्रोथ्रोम्बिन, ट्राई फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लाइंबिंग फॉर कैल्शियम, लॉन्ग है लेबाइल फैक्टर, स्लोप के लिए स्टेबल फैक्टर, आफ्टर के लिए यहाँ पे क्या है AHG एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फॉर क्रिसमस फैक्टर, स्टॉर्ट के लिए सम है, पीपल के लिए अगेन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा सेकंड में प्रोथ्रोम्बिन भी यूज किया हमने, और पीपल आपका 11th के ऊपर है। ओके, फिर उसके बाद में हैव फॉर द हैगमैन फैक्टर, फॉलन फॉर इज फॉर द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्लियर भाई? तो इसमें से आपको जो मस्ट एंड मस्ट याद होने चाहिए, 4 तो ये याद ही होने चाहिए, इसके अलावा जो 8th है AHG ये याद होना चाहिए, 9th क्रिसमस फैक्टर याद होना चाहिए, और इसके अलावा 11th एंड 12th वाला याद होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर हो जाता है। ठीक है भाई? तो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट द मेथड ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन, द टाइप्स ऑफ द क्लॉट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर डिस्कस किए हैं। मींस हमने पूरी की पूरी एंजाइम कैस्केड थ्योरी डिस्कस की है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर भाई? तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम ब्लड क्लॉटिंग करने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए थैंक यू बेटा, और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।